नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर शाही ईदगाह मामले से जुड़ी हुई है, जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर चलेंगे गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र के वसुंधरा में, जहां बीजेपी का स्टिकर लगी गाड़ी ने बच्चों की स्कूल बस में टक्कर मार दी। फिर तीसरी खबर का रुख करेंगे, जो कि सिद्धार्थनगर से है। जिम्मेदार मिड डे मील का राशन बेचकर बच्चों के निवाले को छीन लिया जा रहा है। आखिरी में बात होगी मुरादाबाद की, जहां तांत्रिक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। क्या थी वजह, यह भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। बता दें कि बीते गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय का स्वागत योग्य निर्णय है और कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होना चाहिए। उसके लिए टीम गठित हो रही है। बहुत ही हम सनातनी संत धर्माचार्यों को खुशी की लहर है और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम ये जो आए थे मुल्ले आक्रांता, औरंगजेब और बाबर जैसे, इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहाँ गुम्बद मस्जिद बना दी थी। उनका सर्वे होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे भगवान देवी देवताओं के वहाँ चिन्ह इत्यादि दिखाई देंगे और वीडियो फोटोग्राफी अवश्य होनी चाहिए और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय। हम सब में बहुत ही खुशी की लहर है। देखिए, तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव, और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है और अब सनातनी, अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं। उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है, उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हमारे न्यायमूर्ति ने जो फैसला किया है, हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरव विषय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छा विषय है, हमारे श्री कृष्ण भक्तों के लिए बड़ा अच्छा विषय है। अब मुस्लिम पक्ष की ईदगाह वालों जो बिल्कुल ही सिरे से खारिज हो गया है कि 7/11 नहीं सुनी जाएगी। अब 26/9 हमारी प्रार्थना बस सर्वे की एप्लीकेशन 18 दिसंबर को सुनी जाएगी, क्योंकि माननीय न्यायालय में हम लोगों ने कहा था कि अर्जेंसी एप्लीकेशन, हमें अर्जेंसी है, ये हमारे कुएं को तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारी भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि बड़ा जनरेटर लगा लिया है, वहां से दरार आ जाएगी, हमारे हिंदू प्रतीक चिन्ह हटाए जा रहे हैं। इस पर सुनवाई अब 18 दिसंबर को फाइनल कर दी गई है। हम इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, उसको मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया, लास्ट में औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया। आज मथुरा में माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बहुत ही सराहनीय फैसला है। सभी हिंदुओं में, सभी ब्रजवासियों में खुशी की लहर है। अब हमने पहली सीढ़ी पार कर ली है। अब बहुत जल्द मथुरा कोर्ट में, मथुरा जन्मभूमि मंदिर पर ईदगाह मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा। माननीय इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया है कि अब ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। सर्वे में पता चलेगा कि वहाँ हिंदू मंदिर के कौन कौन से प्राचीन शाख थे। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। और सिविलाइजेशनल बैटल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई किसी मंदिर परिसर के अंदर घुस के उसे गलत ढंग से मस्जिद कहने लग जाए, तो वो मस्जिद नहीं महाजिद होती है। और इसी के लिए उस शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हमने सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट की इंपॉर्टेंस देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए, और आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा, एडवोकेट
कमीशन का सर्वे होना चाहिए, उस मांग को इन प्रिंसिपल अलाउ कर दिया है। कितने मेंबर एडवोकेट कमीशन पैनल होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोटेक्शन देगी, क्या क्या मॉडलिटीज होंगी, कितने बजे से होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसे होगी, ये सारी मॉडलिटीज 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की सिविलाइजेशनल बैटल में जिस तरह से एक सच की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और जो हमारे आराध्य हमारे इष्ट देव हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण, उनकी जमीन पर जिस तरह से अवैध कब्जा किया गया है, उस सच्चाई की लड़ाई हम लोग पिछले 25 सितंबर 2020 से हर एक दिन लड़ रहे हैं। और आज ये हम लोगों के लिए एक स्वर्णिम क्षण है जहां पे कोर्ट ने आदेश पारित किया है और इस आदेश के अनुपालन में कोर्ट के सामने हम सच लाने का काम करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मथुरा से फारूक हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। फारूक, अगर बात की जाए तो मथुरा में अभी क्या स्थिति है, सुरक्षा क्या क्या इंतजाम है, क्योंकि अब ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जी स्वीटी, आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के लिए पहले से ही सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सीआरपीएफ की एक बटालियन और पुलिस की कई टीम बटालियन जो है यहाँ पर सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद रहती हैं। पहले से ही सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस क्षेत्र में पूरे में हर उस पर जो है चौकियां बनाई हुई हैं, हर कोनों पे चौकी बनी हुई है और जिस पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं और बड़ी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर स्वीटी यहाँ पर देखने को मिलती है। और बिना उसके जो है पास के या बिना कोई इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। अगर ईदगाह में नमाज होती है तो वहाँ आधार कार्ड और पूरी जांच होने के बाद में अंदर जाया जाता है। इसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के अगर दर्शन जिन श्रद्धालुओं को करने होते हैं वो भी जो है पूरी जांच के बाद में अंदर जाते हैं और दर्शन कर पाते हैं सिद्ध। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से मथुरा में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह बिल्कुल सटी हुई है एकदम, और सुरक्षा जो है बहुत चाक चौबंद जिला प्रशासन द्वारा करी गई है। जी बिल्कुल। अजीत भी लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अजीत, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष की ओर से किया गया था, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बताना चाहूंगा, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी और जो अधिवक्ता सर्वे का जो फैसला वो सुनाया गया था कि इसमें जो श्री कृष्ण जन्मस्थल है वहाँ पे सर्वे कराया जाएगा, इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पर आज एक उसी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सर्वे है इसको किया जाएगा। हालांकि सर्वे किस तरीके से किया जाएगा, सर्वे की जो कमेटी जो बनेगी उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, कितने लोग शामिल किए जाएंगे, इसको लेकर के आगामी 18 दिसंबर की जो तारीख है वो तय की गई है। तो 18 दिसंबर को इस पर आगे आने वाले समय में फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से जो मुस्लिम पक्ष को जो झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से याचिका दायर की थी सर्वे को फिलहाल रोक लगाने को लेकर के याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो सर्वे कमेटी की जो बात की थी उस फैसले को बरकरार रखा है। जी बिल्कुल। अगर फारूक बात की जाए तो वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे एसआई सर्वे कराने हैं, क्योंकि अगर ज्ञानवापी के तर्ज पे बात की जाए तो पश्चिमी वॉल था, गुम्बद का भी वहाँ पे एसआई सर्वे कराना था गुम्बद वाले एरिया में, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं? जी स्थिति आपको बता दें कि ये 13.37 एकड़ भूमि है पूरी, और इसमें जो है 2.5 एकड़ भूमि में ईदगाह मस्जिद बनी हुई है और बाकी सारी भूमि में श्री कृष्ण जन्म स्थान है। तो ईदगाह का जो क्षेत्र है जहाँ पर कुआं है और जहाँ जो है और कुछ अन्य चीजें बनी हुई हैं उनका जो है एएसआई सर्वे होगा और उस पर कोर्ट कमीशन भी उस पर नियुक्त किया हुआ है, क्योंकि 18 दिसंबर को इस पर जो है एक कमेटी नियुक्त हो जाएगी और वो कमेटी जो है स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में वो कमेटी जो है सर्वे करेगी और सर्वे को लेकर जो है जो ईदगाह कमेटी है उनके जो पदाधिकारी हैं उनको भी साथ में जो है रखा जाएगा और इस पर जो है जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पे साथ में रहेंगे। और देखते हैं 18 दिसंबर को हाई कोर्ट द्वारा कौन कौन सी कमेटी नियुक्त की जाती है, किन किन लोगों को इस कमेटी में रखा जाता है। लेकिन एक कमेटी इसमें जरूर निर्धारित होगी, क्योंकि एएसआई का सर्वे और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति दोनों ही साथ में और वीडियोग्राफी के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से इसका जो है सर्वेक्षण जो है ईदगाह का होगा। ठीक है फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से है। इंद्रापुरम क्षेत्र के वसुंधरा में बीजेपी का स्टिकर लगी गाड़ी ने बच्चों की स्कूली बस में टक्कर मार दी। इस दौरान घटना में कई बच्चे घायल हो गए। साथ ही सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। जितने बैग है ना सबने स्कूल में दे दीजिए, अपने आप में डालेंगे बच्चे। अच्छा, बेटे का नाम क्या है? ले जाओ, मेडिकल हो जाएगा मालिक भाई, आपको कैसा लगा? हाँ ले जाओ ना। नदीम शाहीन गाजियाबाद से सीधे जुड़ चुके हैं। नदीम, कितने बच्चे घायल हुए हैं, अभी क्या स्थिति है बच्चों की? बता दूं आपको, पूरा मामला गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके का है, जहाँ पर ये पूरे घटनाक्रम का जो कह सकते हैं तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर हुई है। जो वैन थी उसमें लगभग 19 बच्चे बताए जा रहे थे कि 19 बच्चे उसमें सवार थे, जिसमें 3 बच्चे की जो गंभीर हालत में उनको ले जाया गया था, उस तरफ एडमिट कराया गया था। 5 बच्चे के साथ और भी थे जो कि आई है, लगातार उनको वहाँ इलाज दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें जो भाजपा नेता थे जो गाड़ी में सवार होकर आए थे, वो वहाँ से फरार हो गए। जो जमवाड़ा था वो काफी तादाद वहाँ पे लग गया, वजह से वहाँ पर जो लोग एकत्र हो गए। और साथ में आपको बता दें गाजियाबाद के उस इलाके की जो पोस्ट इलाका कहा जाता है, उस इलाके में ये घटना जो घटी है, उसके साथ साथ आपको बता दें गाजियाबाद के ऐसे जो इलाके हैं जहाँ इंद्रापुरम या और जगह हैं जहाँ पर पुलिस की काफी व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन इसकी तेज रफ्तार जो कि अंदर के रास्ते होने की वजह से गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ चलाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं सवाल बनता है कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ मजबूत नहीं थी। फिलहाल जो गाड़ियों से जो हादसा हुआ है वो बीजेपी नेता और जो स्कूल की वैन थी, उन दोनों में हादसा होने के बाद जो गाड़ी पलट गई, पलटने के बाद जो बच्चे थे वो कई बच्चे इसमें गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं और कुछ बच्चों को जो मामूली रूप से घायल हुए उनको भी इलाज किया जा रहा है। तो ये घटना घटी कैसे नदीम? ये घटना कैसे घटी, किसकी गलती निकल के सामने आ रही है? देखिए तेज रफ्तार गाड़ियां थी जो कि आमने सामने से दोनों ही गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा कि भाजपा नेता की जो गाड़ी थी वो काफी तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसमें बच्चे जो दूसरी गाड़ी में बच्चे थे वो भी छोटी गाड़ी थी, उसमें लगभग 19 बच्चे सवार थे जो कि छोटे बच्चे थे। और जिस तरीके से गाड़ी की टक्कर हुई, टक्कर बहुत भयंकर थी, जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई। इस गाड़ी में भाजपा नेता सवार थे, क्या उसमें से किसी की गिरफ्तारी हो पाई है, पकड़ा गया है वहाँ के स्थानीय लोग की तरफ से भी? क्या स्थानीय लोगों का वहाँ काफी गुस्सा देखने को मिला है, परिजन भी वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है और जो और लोगों से पूछताछ कर जो आरोपी है उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। साथ ही आपको बता दें जो वहाँ पर जमवाड़ा लगा था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि ये जो मेन हाईवे नहीं था, ये अंदर जो पोस्ट इलाके के जो अंदर के रास्ते होते हैं उस रास्ते की ये घटना है। अगर ये हाईवे की घटना होती है तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होता है, लेकिन अंदर भी जिस तरीके से टक्कर लगी है उसके बाद जो बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे होने की वजह से इनकी काफी ज्यादा चोट लग गई है। तो क्या नींद में था ड्राइवर उस समय? देखिए ड्राइवर बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक था। ड्राइवर बच्चों को लेकर जा रहा था, बच्चे को जो स्कूल का छुट्टी का समय था उस छुट्टी के समय में बच्चों को लेकर वो सीधे उनके घर छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से भाजपा नेता की गाड़ी वहाँ तेज रफ्तार से आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं अमन जो रोड पर चलने वाली वाहन थे वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि कब तक गिरफ्तारी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिम्मेदार मिड डे मील का राशन बेचकर बच्चों के निवाले को छीन रही है। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ने मिड डे मील का अनाज खुलेआम बेच दिया। वहीं ग्रामीणों ने खरीदार को पकड़कर वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। तभी खरीदार ने बताया कि स्कूल के अध्यापक ब्रजेश ने मिड डे मील का अनाज बेचा था। सरकारी मुहर लाग दलिया नहीं हमरे लगा से थोड़े ओम पटाव सही से बताओ। सिद्धार्थनगर से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, इस बात में कितनी सच्चाई है और अभी तक कितना मिड डे मील बच्चों के हक का बेच दिया गया है? जी, आपको बता दूं कि ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी विकास खंड का है, जो कि बच्चों के निवाले पर डाका डाला गया। इस तरह से मास्टर ने बच्चों के निवाले पर डाका डाला, उनका जो मिड डे मील बनता है उनको खाने के लिए उसे ही बेच दिया गया। वहीं जब ग्रामीणों ने
जो व्यापारी था उसको पकड़ा और कहा कि इस तरह से व्यापारी ने ही बताया कि ये मार साहब जो है इसको बेचे हैं। अब इस तरह से जब मास्टर ही जो बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि सरकार इस तरह से उनको सुविधाएं मुहैया करा रही है, तो उनके जिम्मेदार ही इस तरह से पलीता लगा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच का विषय, इनको जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई अभी तक बिल्कुल नहीं हो पाई है। अध्यापक से सवाल जवाब हो पाया है क्या? बिल्कुल, अब उसमें बात की गई बीएसए से तो उनका फोन ही नहीं उठा, और कार्रवाई की बात तो छोड़िए, अभी तक उनसे जांच का विषय जांच करने तक भी नहीं गए कि क्या है मामला क्या नहीं है। बीएसए ने अभी तक जांच भी नहीं किया। वहीं जिलाधिकारी से संपर्क करनी चाहिए तो उनका मोबाइल भी बंद बताया जा रहा, अभी भी उनका फोन उठा नहीं। अब तो क्या ये माना जाए राकेश की मिलीभगत ऊपर तक है? बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत तो है, लेकिन अब इस तरह से जब बच्चे के निवाले पे डाका डाला जा रहा है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ एक उदाहरण है। जब लोगों ने खरीदार को पकड़ा, ना जाने से पहले क्या पता कि कितने ऐसे मिड डे मील है जिनको बेच दिए गए हैं अध्यापक की ओर से? बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं इस तरह का जो मामला अब संज्ञान में या पकड़ में जब आया तो इससे पहले भी करते रहे होंगे। मिड डे मील भी जो बच्चों के लिए बनता है, कहीं ना कहीं वो बेचते नजर आते होंगे, लेकिन अब ये मामला जब पकड़ा गया वो व्यापारी, तब पता चला कि ये बच्चों का निवाला है जो कि बेच रहे थे। वहाँ के मार साहब जो शिक्षक होते हैं वो बेच रहे थे। अब इनको ये नहीं चाहिए कि बच्चों के निवाले पे ही डाका डाल दें इस तरह से, लेकिन इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब बीएसए महोदय फोन ही नहीं उठा रहे हैं, और अब कार्रवाई की बात छोड़िए तो यहाँ तक कि जांच तक नहीं करने गए कि क्या है पूरा मामला। कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या? अभी तक फिलहाल इसमें कंप्लेंट तक भी नहीं दर्ज की गई है, और मैंने बात करनी चाहिए जिलाधिकारी से, लेकिन वो बताया जा रहा है कि बाहर है, अभी मौके पे है नहीं। क्या आपने बात की हो और जाना है कि बच्चों को निरंतर मिड डे मील स्कूल में मिलता था या बीच में रोक भी दिया गया था? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे खेप नजर आ रही है और बेचा जा रहा है बच्चों के हक की चीजें, उससे तो ये उम्मीद नहीं है कि डेली उनको मिड डे मील का खाना मिलता होगा। जी बिल्कुल सही है। बच्चों को मिड डे मील की बात की जाए तो अधिकतर स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी तक इस पे विभाग चुप्पी साधे बैठी हुई है। कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात छोड़िए, जांच तक करने नहीं जाते हैं। कई मामले ऐसे आए हैं, देखना होगा कब तक कार्रवाई होती भी है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।